नमस्ते आप सभी लोगों को। मेरी आवाज़ जा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पुनः पेपर 5 से एक क्वेश्चन लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। और आइए आज का प्रश्न देखते हैं। देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 प्रदेश में कृषि विकास, कृषक आय में वृद्धि तथा कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने में कितना सहायक है, चर्चा कीजिए। ये आज का हमारा प्रश्न है। एक बार प्रश्न हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 प्रदेश में कृषि विकास, कृषक आय में वृद्धि तथा कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने के लिए कितना सहायक है, चर्चा करें। तो इस प्रश्न में हमको खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 की चर्चा करनी है और यह कृषकों के लिए कैसे उपयोगी है, जो खाद्यान्न की बर्बादी हो रही है उसको रोकने में कैसे उपयोगी है, इन्हीं सब बिंदुओं पे यहाँ चर्चा करना है। तो सबसे पहले वही जो हमको एक छोटा सा इंट्रो दे देना है। जनवरी 2013 जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। मतलब ये जनवरी 2023 में इसको मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति अगले 5 वर्षों, मतलब देखिए यह जो नीति है वो अगले 5 वर्षों या नई नीति के बनने तक प्रभावी रहेगी। मतलब ये अगर 23 है 2023 में, तो जनवरी 2028 तक ये प्रभावी रहेगी। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई उस समय तक और नीति ना बन पाए, तो जब तक नई नीति नहीं बन पाएगी तब तक ये प्रभावी रहेगी। खाद्य प्रसंस्करण कृषि एवं उद्योग के बीच की एक कड़ी है। ये जो खाद्य प्रसंस्करण है वो कृषि एवं उद्योग के बीच एक कड़ी है। इसके तहत प्राथमिक उत्पादों जैसे डेयरी, फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण कर उनको दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जाता है। तो आपका जो पहला पॉइंट जाएगा कि खाद्य प्रसंस्करण जो नीति है उसके बारे में चर्चा करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण में होता क्या है आप उसको बता दिए। अब हम आगे जो है अगले पॉइंट पे आते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 के प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो अगर इनके प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करें तो सबसे पहला जो वही है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 12.5 मतलब 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने के लिए ही अब सरकार से अनुमति की आवश्यकता होगी। इससे कम भूमि खरीदने के लिए नहीं। मतलब जो सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि यदि आपको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करना है तो अगर 12.5 एकड़ से ज्यादा की जमीन खरीद रहे हैं तभी आपको सरकार से अनुमति की आवश्यकता होगी। यदि इससे नीचे आप लैंड खरीद रहे हैं तो कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीके से जो सबसे पहली लाइन में लाल जो फीताशाही है उसको कम करने का प्रयास किया गया है कि मतलब सरकार की भूमिका यहाँ बहुत ही सीमित है। अगर इसके नीचे है तो कुछ भी नहीं है, यदि उसके ऊपर है तभी आपको मंजूरी लेनी होगी। जो दूसरा पॉइंट है इसमें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु खरीदी जाने वाली भूमि। देखिए जब भूमि खरीदते हैं तो उस पे जो स्टाम्प शुल्क लगता है, तो इसमें क्या कह रहा है कि जो खरीदी जाने वाली जो भूमि है उस पर स्टाम्प शुल्क 100% तक छूट। मतलब अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए आप स्टाम्प जमीन खरीद रहे हैं तो उस पे जो स्टाम्प ड्यूटी है वो पूरी तरीके से छूट है, उसमें 100% तक की छूट है। फिर उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण हेतु अन्य राज्यों से प्राप्त कृषि उपज पर मंडी शुल्क
एवं उपकर में छूट। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में प्रसंस्करण की बात की जा रही है, तो अन्य राज्यों से प्राप्त जो कृषि उपज है पर जो मंडी शुल्क और उपकर जो होता है, उसमें भी प्रदेश सरकार इस नीति के माध्यम से छूट उपलब्ध करा रही है। तो उसके बाद प्रसंस्करण इकाइयों को, देखिए खाद्य जो प्रसंस्करण इकाइयां होती हैं उसके लिए ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है, बिजली, घरों से ही जो कोल्ड स्टोरेज है वो सब चलते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि प्रसंस्करण इकाइयों को बिजली आपूर्ति हेतु सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर सब्सिडी देने का प्रावधान है। मतलब अगर ये सौर ऊर्जा लगा रहे हैं तो उस पे भी राज्य सरकार सब्सिडी देगी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के प्रयोग में 50% एवं गांव की महिला उद्यमियों को 90% तक सब्सिडी दी जाएगी। अगर ग्रामीण स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कार्य किया जा रहा है तो वहां 50% और महिलाओं को तो 90% तक सब्सिडी देने की बात की गई है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। फिर अगला इसी में है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संयंत्र, मशीनरी एवं तकनीक पर किए गए व्यय का 35% तक सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि कोई इस क्षेत्र का उद्योग लगा रहा है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगा रहा है, तो उसमें संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी पर जो उसका व्यय है उसका 35% तक उसको सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि वो जो 35% हो वो 5 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। तो फिर भी देखिए कि प्रदेश सरकार जो 5 करोड़ तक का जो है वो सब्सिडी दे रही है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा पहल है प्रदेश सरकार द्वारा। फिर इसमें जो एक और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी भी, निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है। कि मतलब यदि हम जो हमारे जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं तो उनको यदि हम निर्यात कर रहे हैं तो जो निर्यात करने की जो लागत है उसमें भी जो है जो परिवहन की लागत है उसके में भी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है इस नीति के तहत। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि सरकार इतना खर्चा करके ये नीति ला रही है तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्योंकि यदि सरकार इतना खर्चा कर रही तो कुछ उद्देश्य होगा। तो आप उद्देश्यों का जो है वो संक्षेप में आप दे दीजिए कि भाई खाद्य प्रसंस्करण नीति का उद्देश्य क्या है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, मतलब सरकार द्वारा सबसे पहला उद्देश्य यही है कि इससे जो है खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है वो प्रोत्साहित होगा, आगे बढ़ेगा। फिर खाद्यान्न के प्रसंस्करण को बढ़ाना और अन्य राज्यों एवं देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना। देखिए ये जो है कि निर्यात हेतु परिवहन सब्सिडी, तो ये वही प्रोत्साहन का काम किया जा रहा है सरकार द्वारा। फिर उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्रसंस्कृत उत्पाद सुलभ कराना। देखिए यदि कोई भी उद्योग अगर बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन अधिक है, विविध उद्योगों का विकास है, तो वो एक तरीके से बाजार की जो है वो प्रतिस्पर्धा को एक तरीके से वो बढ़ाएगा और जो बाजार की जो मोनोपोली होती है उसको तोड़ने का वो प्रयास करेगा। तो यही है कि उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर प्रसंस्कृत उत्पाद को सुलभ कराना। तो ये हो गया। फिर प्रदेश के कृषकों को उनकी आय की उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाना, इसका जो उद्देश्य, अगला उद्देश्य है। फिर उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करना है। और वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% है, इसे बढ़ाकर 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब इसमें ये जो नीति है खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023, क्योंकि अभी जो है हमारा प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण के तहत
6% की पूरे भारत में हिस्सेदारी रखता है, जिसे बढ़ा करके 2028 तक, चूंकि ये 5 वर्ष के लिए है, तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम 2028 तक इसमें जो है 20% तक हम पहुंच जाएं। तो ये एक बड़ा ही आकांक्षी लक्ष्य है जो इस नीति के माध्यम से तय किया गया है। तो अब आपने उद्देश्य को बता दिया। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, इसमें ये बताना है, जो प्रश्न की डिमांड है कि कृषकों के लिए कैसे लाभकारी है, मतलब यह जो नीति है वो कृषकों के लिए कैसे लाभकारी है। तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रदेश दुग्ध, अनाज एवं गन्ने के उत्पादन में शीर्ष पर है, एवं फल, मछलियों के उत्पादन में देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल है। अतः इससे जुड़े कृषकों को सीधे लाभ होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना हुआ, दूध हुआ, अनाज हुआ, इसके उत्पादन में शीर्ष पर है, और फल तथा मछलियों का उत्पादन भी दूसरा तीसरा ही है इसका। तो इससे जो कृषक जुड़े हुए हैं उनको तो डायरेक्ट लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके उत्पाद को प्रोटेक्ट करने की विधियां इससे विकसित होंगी, उनको बाजार उपलब्ध होगा। तो एक जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है, ये इन कृषकों को सीधे फायदा होने वाला है। फिर जो दूसरा इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि वर्ष 2025 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के तहत 25% कृषि उत्पाद के उपभोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कृषकों के लिए लाभप्रद है। मतलब इसमें यह कहा जा रहा है कि 2025 तक जो भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं उनमें जो प्रोडक्शन होगा, जो उनमें एक तरीके से संरक्षण होगा, उसमें 25% कृषि उत्पादों का केवल होगा। तो सोचिए कि अगर हम उसका एक तरीके से 1/4 केवल हम कृषि उत्पादों का ही इसमें हम करेंगे, तो ये किसानों के लिए कितना लाभकारी होने वाला है भविष्य में। अब आगे देखिए, कृषकों द्वारा प्रसंस्करण इकाइयों में अपने उत्पादन को सीधे बेचने पर मंडी शुल्क एवं उपकर में छूट का प्रावधान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु सब्सिडी का प्रावधान है, जो कृषकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में सहायक होगा। क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश या बिहार के जो किसान हैं, या जो बहुत ट्रेंड किसान नहीं है, उनको भी अगर सब्सिडी दी जाए, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाए और उनको प्रोत्साहन दिया जाए, तो वो भी अपने उत्पाद को, सपोज करिए कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई प्रोडक्ट हो रहा है कृषि से संबंधित, तो वो जो है वो फॉरेन कंट्री में भी उसका वो निर्यात कर सकता है। तो उसके लिए जो है इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। तो इस तरीके से कृषकों को जो है वो लाभ होने वाला है। और इसमें फिर जो हमारा अगला है कि यह कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकने में सहायक कैसे है। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 92,000 करोड़ मूल्य के खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाते हैं, अतः यह उनके नुकसान को कम कर सकेगा। भाई, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का प्राथमिक लक्ष्य ही यही है कि हम कैसे अपने जो हमारे खाद्यान्न हैं उनको कैसे हम दीर्घकाल तक सुरक्षित रख सके, उनको सुरक्षित रख के उनका निर्यात कर सके, और उनको आवश्यक जहां तक जरूरत हो वहां तक लोगों को पहुंचा सके। तो उसके लिए सबसे पहला यही है कि भाई उसको संरक्षित किया जाए। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि चूंकि 92,000 करोड़ मूल्य के जो खाद्य पदार्थ हमारे नष्ट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा उनको सुरक्षित रखा जा सकता है, मतलब उसमें जो है कमी आएगी। फिर इस नीति के माध्यम से रोपड़, कटाई, परिवहन, उद्योग, प्रसंस्करण, मार्केटिंग एवं उपभोक्ता तक आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक घटक पर बल दिया गया है। इस नीति की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो ये है कि जैसे ही एक किसान अपने बीज को खेत में बोएगा, मतलब रोपड़ से लेकर के उसके कटाई, परिवहन, उद्योग,
फिर प्रसंस्करण, मार्केटिंग और उपभोक्ता तक पहुंचाने तक की सारी जो प्रक्रिया है उसके लिए यहाँ व्यवस्था बनाई गई है। एक चेन बनाया गया है कि कैसे किसान के बीज को फल में कन्वर्ट करके उसको जो है उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए। तो ये पूरी श्रृंखला काम कर रही है इसके पीछे, और जो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से काम करेगी। तो सोचिए ये कितना लाभदायक होगा। फिर ये आपका एक छोटा सा निष्कर्ष फिर दे दीजिए कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह नीति न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगी बल्कि कृषक उत्पादों की बर्बादी रोकने में भी उपयोगी होगी। रोजगार के नए अवसरों के सृजन में भी इस नीति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मतलब यह जो है कृषि उत्पाद जो है, फिर डेयरी उत्पाद, फल फ्रूट को तो प्रोटेक्ट करेगी ही करेगी, साथ साथ ये जो उसे जुड़े कृषक है उनको लाभ पहुंचाएगी, और जब उनको लाभ पहुंचाएगी तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। ये एक तरीके से रोजगार सृजन का भी काम करेगी। यदि बड़े बड़े वेयर हाउस बनेंगे, कोल्ड स्टोर बनेंगे, तो वो भी एक रोजगार जनरेट करने का काम करेंगे। तो आप छोटा सा ऐसे एक निष्कर्ष दे देंगे। और ये आज का प्रश्न जो था उसका उत्तर यहीं तक था। आगे फिर हम नए प्रश्न के साथ फिर उपस्थित होंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और देख लीजिए आप लोग। देखिए ये हमारा कल का प्रश्न था। उत्तर प्रदेश में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्रमुख बिंदुओं को बताते हुए इसके उत्तर प्रदेश पर पड़ने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभाव की चर्चा करें। यदि आप लोगों ने इस प्रश्न को नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो इसको देख लीजिए। और ये हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग अगर आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप लोग हमको वहाँ भेज सकते हैं पीडीएफ में, हम उसको चेक कर देंगे, जो कमी रहेगी वो बता देंगे। और जो अभी मैंने क्लास लिया अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ भी आपको वहीं हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है समृद्धि आईएएस का। आप लोग इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो हम एक प्रयास कर रहे हैं इसके लाभार्थी बनिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर नए प्रश्न के साथ जल्दी उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।